नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र का पार्ट सेकंड करने जा रहे चैप्टर का। और पार्ट फर्स्ट वीडियो जो कि चैनल पे पहली अपलोड है, आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं और अब हम चीन से पढ़ेंगे। तो ये जो चीन है, ये जो चीन वाला टॉपिक है, ये पेपर में बहुत ही आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी जो चीन की अर्थव्यवस्था थी उसने अपना उत्थान, यानी अपना एक तरह से अगर एक तरह से बोला जाए कि उसने अपना प्रोग्रेस कैसे किया या वो कैसे आगे बढ़ा। चीन का साम्यवादी गणराज्य, यानी चीन में पहले क्या था। माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति 1949 के बाद गठित हुई। यानी जो वहाँ चीन में माओवादी पार्टी थी, तो वहाँ की ना कम्युनिस्ट जो वो माओवादी वहाँ की वो थी ना जो पार्टी, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की जो क्रांति हुई थी ना, वो 1949 के बाद हुई थी। और देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के आदर्श मॉडल को अपनाया गया, जो कि पूंजीवाद दुनिया से कोई संबंध नहीं था। यानी उन्होंने अपनी ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाया ना कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल पूंजीवाद का, देखा जाए कि कोई भी अगर उसका एक छोटा सा भी मॉडल अपने अर्थव्यवस्था में नहीं अपनाया था पूंजीवाद का, क्योंकि आपको पता है कि पूंजीवाद और साम्यवाद दो तरह की विचारधारा थी। तो इन्होंने बोला जाए तो कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया था, यानी साम्यवादी विचारधारा। चीन विकास के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर, यानी जो चीन है वो अपने संसाधन, यानी जो वहाँ के खुद के रिसोर्सेज है उसी पर ही वो निर्भर है। कृषि से वंचित राजधानी से राज्य के स्वामित्व वाले उपयोग क्षेत्र, यानी जो वहाँ की कृषि है, वो जो वहाँ की कृषि है और राजधानी वहाँ की क्या है चीन की, आपको पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि चीन की राजधानी है बीजिंग है, और वो जो राजधानी है वहाँ की, वो बिल्कुल कृषि से मतलब देखा जाए तो वंचित है। विदेशी प्रतियोगिताओं और वस्तुओं की बजाय चीन ने घरेलू उपयोग किया, यानी जो चीन है उसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बजाय उसने अपने ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उन्हीं को ही आगे बढ़ाया। चीन अर्थव्यवस्था का उदय, यानी जो वहाँ के, अब यहाँ से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो चीन था उसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे किया। चीन आर्थिक सुधारों के बाद सबसे तेज अर्थव्यवस्था में रहा है, यानी आपको ये पता है कि चीन आजकल कितने प्रोग्रेस से बढ़ रहा है, बट अब थोड़ा उसमें डिक्लाइन आ चुका है। बट पहले आपको पता ही था कोविड से पहले कितना प्रोग्रेस कर रहा था। ये 2040 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा था। पूर्व एशिया में चीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ये तो आपको पता ही है। इस टाइम सबसे ज़्यादा चीन ही है आगे, बट अब भारत भी आगे बढ़ रहा है। चीन की ताकत, यानी चीन के पास कौन कौन सी ताकत है। बढ़ती अर्थव्यवस्था, यानी उसकी अर्थव्यवस्था है। बड़ी आबादी, अब चीन दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब फर्स्ट पे आपको पता है कि इंडिया आ चुका है आबादी के लिहाज से। और इसके पास विशाल भूमि है, इनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है। जैसे सबसे ज़्यादा वैसे विश्व में देखा जाए तो रशिया के पास है, और अगर साउथ साइड देखा जाए हमारे मतलब साउथ एशिया के साइड, तो चीन के पास सबसे ज़्यादा है। मजबूत आर्थिक नींव है इनकी, इनके पास अपनी आर्थिक नींव बहुत तगड़ी है, यानी सभी को ही रोजगार और सामाजिक कल्याण प्रोवाइड कराते हैं। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गवर्नमेंट इनकी प्राप्त कराती है लोगों को। बढ़ती जनसंख्या, यानी 2 से 3% के कारण आर्थिक विकास से 5 से 6% अपर्याप्त है। बट यहाँ ना ये देखा जाता है कि मतलब ना लोगों को सरकार लोगों को सब कुछ चीज़ें मुहैया तो कराती, बट ना कुछ सालों में देखा जाता है फिर जनसंख्या आगे निकल जाती है। तो इस वजह से ना थोड़ा उसमें ना नेगेटिव पॉइंट देखा जा सकता है चीन में वहाँ की अर्थव्यवस्था में। उद्योग के लिए अधिशेष करने के लिए कृषि क्षेत्र अपर्याप्त है, यानी वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसके उसके जो काम करने के तरीके हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो कृषि वहाँ अपर्याप्त क्षेत्र है, यानी वहाँ उद्योग तो ज़्यादा बट कृषि कम है। अब देखा जाएगा नीतिगत निर्णय, यानी 1970 के दशक में, यानी जो
1970 के दशक में 1970 से 1980 के बीच में चीन ने क्या क्या निर्णय लिया, ये देखा जाएगा। चीन राजनीतिक और आर्थिक अलगाव को समाप्त कर दिया, यानी जो चीन था उसने अपने राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों में उसने अलगाववाद को समाप्त कर दिया। 1972 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए और एकांतवास को समाप्त किया, यानी जो 1972 में देखा जाता है कि अमेरिका के साथ उसने अपने संबंध स्थापित करे, और जो बाकी पहले वो देखा जाता कि इसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, बट उसने अब अपने एकांतवास को समाप्त करके अब चीन अमेरिका से संबंध बनाए। आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कर रखे उसने, चीन ने। ये आ सकता है कि आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब रखे गए और किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था। तो ये 1973 में मैंने आपको बता दिया। इस टाइम प्रधानमंत्री थे जो इनके नेतृत्व में होता, प्रधानमंत्री चाउ एन लाई द्वारा प्रस्तावित हुआ था। और ये जो 4 आधुनिकीकरण के प्रस्ताव थे वो ये थे। उद्योग, सेवा, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये जो 4 थे इन्हीं की आधुनिकीकरण करे गए। क्योंकि आपको पता है उद्योग हर किसी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ की सेवा भी बहुत ज़रूरी है, कृषि तो है ही ज़रूरी बहुत, सबसे पहले कृषि आती सर्वोपरि, फिर विज्ञान, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखी जाएगी, ये सब बहुत मेन है। अब वहाँ की खुले द्वार की नीति, ये हमेशा 1 नंबर में आता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में MCQs में आता है कि खुले द्वार की नीति कब लागू की गई थी। तो इसका आंसर है 1978, यहाँ मैंने लिखा भी है 1978। और ये किसके नेतृत्व में हुए, तो ये ओपन डोर पॉलिसी ये करी गई थी। तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन के आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। और इसमें हुआ क्या था, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया गया, यानी जो वहाँ की विदेशी पूंजी थी और टेक्नोलॉजी थी उनमें निवेश करा गया। वो बाकी जो विदेशी देश थे उन्होंने अपना चीन में निवेश किया और ये अच्छी उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त कर लिया चीन ने, वहाँ की यानी टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया चीन ने और वहाँ के पूंजी वगैरह को। अब पढ़ा जाएगा चीनी अर्थव्यवस्था में अन्य बदलाव, यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या होता, बट थोड़ा हम उससे अलग से भी पढ़ेंगे कि चीन में और उनकी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉइंट्स इसमें लिखवाए हैं ना, ऐसे ही आप पेपर में अगर एज इट इज़ लिख के भी आ जाते हो ना तो आपको 6 में से 6 पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही मैं खुद ऐसे ही लिख के आया था। अब चीनी अर्थव्यवस्था में नए बदलाव, 1982 में कृषि का निजीकरण हुआ, यानी 1982 में कृषि को प्राइवेट कर दिया गया और 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया और विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष में वृद्धि हुई। ये आपको एज इट इज़ ऐसे याद कर लेना है कि डेट्स आपको ऐसी याद रखनी है कि 1982 में कृषि का निजीकरण हुआ, 1998 में इंडस्ट्री का हुआ, उद्योगों का निजीकरण हुआ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करे गए और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया 2001 में। ये MCQs में आ सकते हैं। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है क्योंकि अब वो निवेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, अब तो कम हो चुका है, बट भारत कोविड से पहले भारत में चीनी सामान कितने थे पहले। अब देखो, अब हम किसी देश या किसी चीज़ की पॉजिटिव तो चीज़ पढ़ लेते हैं, बट उसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ लेने चाहिए। तो चीन में नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े। चीन में आर्थिक प्रभाव तो नाटकीय रूप से हुआ, लेकिन इसका लाभ हर किसी को नहीं हुआ। यानी चीन में आर्थिक वृद्धि तो बहुत तगड़ी हुई, बट ना कोई भी देश में ना हर लोगों को उस चीज़ का लाभ हो नहीं पाता, यानी कोई वर्ग रह ही जाता है, पिछड़ जाता है। तो ऐसे चीन में भी है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, यानी आपको मैंने जैसे बताया था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी
कुछ लोग को तो सरकार प्रोवाइड करा देती थी जॉब से या अन्य फैसिलिटी। तो बट ना चीन बट जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो बेरोजगारी फिर बढ़ती, और जैसे 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में वहाँ है। ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको डाटा बता रहा हूँ। महिलाओं के रोजगार और काम करने के तरीके इतने खराब है जितना यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में था। यानी ये आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, ये टेंथ टेंथ क्लास में है हिस्ट्री की बुक में। यानी यूरोप में कैसे वहाँ की महिलाओं की स्थिति थी, तो ऐसे ही ना चीन में भी है कि वहाँ की रोजगार जो महिलाएं काम वाम करती थी ना, तो आप उसको रिलेट कर लीजिए यूरोप से, जो कि वहाँ जब स्थिति थी 18वीं 19वीं सदी में जैसे यूरोप की थी, तो ऐसे चीन की महिलाओं की भी है। पर्यावरण का नुकसान अति हो रहा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खोली जा रही है, कृषि पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो पर्यावरण का नुकसान होना तो लाजमी है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई भी देश में ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ता ही है, क्योंकि वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार वैसे कम बढ़ता है, बट अब हम क्या कह सकते हैं, वहाँ बढ़ रहा है। गांव और शहर के बीच लगातार फासला बढ़ता जा रहा है, शहर अमीर होते जा रहे हैं, गांव पीछे जा रहा है। दोनों को लाभ हो नहीं रहा, दोनों को कह रहा, शहरों को लाभ हो रहा है, गांव को लाभ हो नहीं रहा, और वो पिछड़े जा रहे हैं। तो आई होप आपको चीन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही सरल रूप से समझाया, एक एक लाइन समझाइए। अब हम ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स ये एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी का सीबीएसई ने यह अलग से टॉपिक निकाला है। ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पैसेज भी आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 6 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें मैप भी आते हैं। यानी ये हर तरह से महत्वपूर्ण है ब्रिक्स। सबसे पहले देखा जाए ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी से ब्राज़ील, आर से रशिया यानी रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन यानी चाइना, एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ये क्रम से है, ब्रिक्स को ऐसे आप करिए कि पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या ये उल्टा सीधा मत कर दीजिए कि यानी बी से किसी मतलब कोई देश को पहले रूस कर दिया, फिर ब्राज़ील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यानी क्रम से है। तो ब्रिक्स स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, और वो भी हुई थी रूस में। ब्रिक्स 25% विश्व की जीडीपी, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा वो ब्रिक्स का योगदान है। विश्व की 25 जो जितने भी देश हैं ब्रिक्स में, उनकी कम से कम 25% जीडीपी विश्व में योगदान करते हैं, और 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल है। यानी जो जितने भी इनमें देश शामिल हैं उनका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग पृथ्वी का 30% है, और 45% संसार की जनसंख्या। यानी देखिए जैसे इसमें रूस हो गया, चीन हो गया और भारत, ये काफ़ी अच्छी जनसंख्या वाले देश हैं, तो इसलिए 45% संसार की जनसंख्या है। अब ब्रिक्स के उद्देश्य, अब किसी चीज़ कोई संगठन बन रहा तो किसी उद्देश्य से तो बनेगा, तो ऐसे ब्रिक्स किस उद्देश्य से बना है, तो हम इसके उद्देश्य पढ़ लेंगे। आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। यानी अपना अपना मतलब अपना अपना कह रहा हूँ, मतलब जितने भी इसमें देश शामिल हैं उन वो आर्थिक लाभ तो वो अपने आप कर रहे हैं, बट आंतरिक रूप से वो किसी भी देश या किसी भी संगठन में बेदखल ना करना। यानी सब अपने अपने संगठनों में, जो ब्रिक्स है सब अपने संगठन में अपने आप व्यस्त रहे। पारंपरिक हितों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग। यानी जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और जुड़ाव हो गया, पारस्परिक जुड़ाव, ये इनका ये उद्देश्य कि आपस में सहयोग बनाकर आगे विकास करें। क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करना, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए करा गया इसका वो गठन। आर्थिक विकास, जैसे आपको बता दिया, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी
जितना मतलब चाहिए उतना ही यूज़ करना रिसोर्सेज का, मधुर संबंध बनाना, शांति और सुरक्षा का मंच बनाना, तकनीक को बेहतर बनाने के लिए। यानी आपको ये मैंने बता दी कॉमन कॉमन चीज़ें, ज़्यादातर हर संगठनों में सेम ही चीज़ होती है। अब हम ब्रिक्स की उपलब्धियाँ पढ़ेंगे कि जब से ब्रिक्स बना है तो उसने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। ब्रिक्स बैंक का विकास करा है, बैंक का ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करना, यानी जब से ब्रिक्स बना है तो ग्रामीण और शहरों के बीच में अंतर कम हुआ है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है बहुत ज़्यादा। और खनन सुधार और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं की, यानी इन्होंने हेल्थ में भी बहुत काम किया। अब ब्रिक्स की हानियाँ भी पढ़ लेते, जैसे मैंने आपको चीन की बताई थी। ब्रिक्स है जो है, जो पिछले 2 वर्षों में इसकी गति कम है, यानी जो इसके काम करने का तरीका और इसका महत्व पिछले 2 वर्ष में देखा जाए तो कम हुआ है इसका महत्व। व्यापार विवादों व्यापार विवादों की संभावनाएं उच्च है, यानी जितना भी इसमें ट्रेड हो रहा है उसमें जो विवाद है उस वो सबसे ज़्यादा अब हो रहे हैं इनके देशों में जितने भी शामिल हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें मैंने एक चीज़ लिखनी भूल गई। जो ब्रिक्स था ना, पहले आपको मैं एक बार बता देते इसमें से करके। पहले जो ब्रिक्स था ना, उसमें पता है आपको, पहले ना एस शामिल नहीं था, यानी एस से क्या था, दक्षिण अफ्रीका। ये तो बाद में शामिल करा गया था, क्योंकि पहले ना ब्रिक था जिसमें शामिल थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। यानी फिर इसको ना बाद में देखा गया कि फिर इसको दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया। 2010 में ना उसको कह रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया ब्रिक में, यानी अब ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, तो आप ब्रिक्स ही लिखेंगे। शायद मैं इसका थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूँ, बट ऐसे है, ब्रिक्स बोला जाएगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स आपको आई होप समझ आ गया होगा, ये भी बहुत मैंने आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में रशिया के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ देश है जैसे रशिया हो गया, भारत हो गया, ऐसे हम कुछ देशों के बारे में पढ़ेंगे, जापान, दक्षिण कोरिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रिक्स को इतना संगठन है या हमने देशों के बारे में पढ़ लिया, मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी जो अन्य देश हैं वो CBSE ने ऐड करे हैं, तो उसको हम अलग वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ब्रिक्स समझ आ गया हो। तो अब हम पार्ट 3 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।